सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाले समय में हम इसी क्वेश्चन 1 एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज़ मैक्सिमम व्हेन। किसी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा कब होगी, मैक्सिमम कब होगी? तो इसका आंसर है जब कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों इक्वल हो जाए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द 2 कॉम्प्लीमेंट ऑफ 12 बेस 10? ये बेसिकली हमारे सामने पूछना चाहता है कि 12 का 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो 12 का बाइनरी क्या होगा? तो 12 का बाइनरी होता है 1 1 0 0। अगर मुझे 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहले मुझे 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। 1's कॉम्प्लीमेंट होगा 0 0 1 1 और 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बस इसमें +1 कर देना है। तो आंसर आ जाएगा 1 and 1 0 कैरी 1, 1 and 1 0 कैरी 1 1 0। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीएमए कंट्रोलर? हमारे सामने 4 चिप्स दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि डीएमए कंट्रोलर कौन सा है। सो डीएमए कंट्रोलर है 8257। आंसर होगा ए, 8257 इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पे बाकी चिप्स के बारे में भी जान लेते हैं। 8085 तो हमारा 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। 8255 हमारा प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस है, PPI है। 8251 हमारा यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर चिप है। क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट 11011 इनटू डेसिमल। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इसे करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 11001 को लिख लेंगे। फिर इन सब की बेस वैल्यू, इसकी बेस वैल्यू होती है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा हमारा 8 और ये हो जाएगा हमारा 16। अब इन सबको ऐड कर देंगे। 16 and 8 24, 24 and 1 25। तो इसका आंसर होगा ए। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, UHF? UHF का मीनिंग होता है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी। इसकी रेंज होती है 300 मेगाहर्ट्ज़ टू 3 गीगाहर्ट्ज़। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है SCR स्टैंड्स फॉर। आखिर SCR का मीनिंग क्या है, SCR की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। आंसर बी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 7, अगर कैरियर पावर 200 वाट है और मॉड्यूलेशन इंडेक्स 75% है, फाइंड द टोटल पावर ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला होता है टोटल पावर इज इक्वल टू पावर इन द कैरियर 1 प्लस मॉड्यूलेशन इंडेक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। कैरियर पावर की जगह पे 200 वाट को पुट करेंगे, मॉड्यूलेशन इंडेक्स की जगह पर 0.75 को पुट करेंगे और तब इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 256.25 वाट। मीन्स इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास 2 कैपेसिटर्स हैं। एक है 2 माइक्रोफैरेड का और एक है 3 माइक्रोफैरेड का। इनको सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है। अब इनका निकालना है टोटल कैपेसिटेंस। जब भी कैपेसिटर्स को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं
तब इनका कैपेसिटेंस वैसे ऐड होता है जैसे पैरेलल में रेजिस्टेंस ऐड होता है। तो दो सीरीज में कनेक्टेड कैपेसिटर्स को कैलकुलेट करेंगे, C1 टाइम्स C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। जब इसमें इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 माइक्रोफैरेड टाइम्स 3 माइक्रोफैरेड डिवाइडेड बाय 5 माइक्रोफैरेड, और आंसर आ जाएगा 6/5 माइक्रोफैरेड। तो आंसर आएगा बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। रिपल फैक्टर बताना है फुल वेव रेक्टिफायर का। फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर हमेशा होता है 0.482। अब ये रिपल फैक्टर क्या होता है? रेक्टिफायर के आउटपुट में कुछ एसी कंपोनेंट्स भी होते हैं जिसे रिपल्स कहा जाता है। फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट कुछ इस तरीके से होता है। इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ एसी कंपोनेंट भी है। इसी एसी कंपोनेंट को रिपल फैक्टर कहा जाता है। आइडियल वैल्यू इसकी 0 होनी चाहिए, मगर किसी भी फिल्टर में रिपल फैक्टर थोड़ा हमेशा रहता ही है। तो फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर है 0.482। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। आउटपुट ऑफ अ नॉर गेट इज़ हाई व्हेन। किसी नॉर गेट का आउटपुट हाई कब होगा? नॉर गेट का आउटपुट तब, नॉर गेट के आउटपुट्स को पहले जानने के लिए हमें ट्रुथ टेबल को ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर गेट के आउटपुट के लिए पहले इसकी ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। A and B are the two inputs and Y is the output. A और B के 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। नॉर गेट में नॉर गेट क्या करता है कि दोनों इनपुट्स को ऐड करके उनका कॉम्प्लीमेंट कर देता है। मतलब दोनों इनपुट्स आएंगे, A प्लस B होगा पहले और फिर उसके बाद में इसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 0 + 0 0 होगा और उसका कॉम्प्लीमेंट 1, 0 + 1 1 होगा और उसका कॉम्प्लीमेंट 0, 1 + 0 1 होगा और उसका कॉम्प्लीमेंट 0, 1 + 1 1 होगा और उसका कॉम्प्लीमेंट 0 होगा। तो हम देख सकते हैं कि नॉर गेट का आउटपुट नॉर गेट का आउटपुट सिर्फ तभी हाई है जब उसके दोनों के दोनों इनपुट्स 0 0 होंगे। इसका मतलब है कि नॉर गेट का आउटपुट हाई तब होगा जब दोनों के दोनों इनपुट्स लो होंगे, 0 0 होंगे। तो इसका सही आंसर है बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास मैथ्स से है। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसे रीअरेंज करना होगा। कैसे? मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 हमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। y = लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + a/x की पावर है x। सबसे पहला स्टेप होगा दोनों तरफ लॉगरिदम लेना, नेचुरल लॉग। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ln y = लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा, पावर हमारी नीचे आ जाएगी, हो जाएगा x डॉट ln 1 + a/x। उसके बाद में हम अपनी इक्वेशन को थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज करेंगे कुछ इस तरीके से। मैं बार बार लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी नहीं लिख रहा हूँ, वो इम्प्लाइड है। x log 1 + a/x है। मैं इसे रीऑर्गेनाइज करके लिख सकता हूँ log 1 + a/x डिवाइडेड बाय 1 / x।
इतना करने के बाद हम एल हॉपिटल रूल को अप्लाई करेंगे। एल हॉपिटल रूल को अप्लाई करने के बाद हमारे सामने एक इक्वेशन बन के आ जाएगी, एल एन वाई इक्वल टू ए हो जाएगी। जब हम इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू ई टू द पावर ए, और यही हमारा डिज़ायर्ड आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ई टू द पावर ए। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 13 में इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज करेंगे। इस इक्वेशन को रीऑर्गेनाइज करके क्या लिख सकते हैं? y इज़ इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा लिखने के बाद में फिर उसके बाद में इसके डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमारे पास कोई इक्वेशन आ जाएगी, dy बाई डी एक्स इक्वल्स माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इतना करने के बाद में हम इस इक्वेशन को फिर से एक बार डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डबल डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारे सामने एक बहुत लंबी इक्वेशन आ जाएगी जिसमें अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में की वैल्यू को वापस y पुट कर देंगे, और सॉल्यूशन करने के बाद में हमारे सामने ये इक्वेशन आएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका सही आंसर होगा 1 माइनस 1 बाई वाई क्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, 14 की तरफ। द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल, यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसे ही कुछ लोग वेब एड्रेस भी बोलते हैं। इससे हम किसी भी एक वेबसाइट को लोकेट कर सकते हैं, जैसे google.com है, .com ये गूगल का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, यही हम उसकी वेबसाइट है। इससे हम google.com वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ? ब्लूटूथ का फाउंडर जोब हास्टन थे। जोब हास्टन, जोब हास्टन। जो उस समय काम कर रहे थे एरिक्सन कंपनी में, तो इसका सही आंसर होगा एरिक्सन। हु वाज द फादर ऑफ इंटरनेट? फादर ऑफ इंटरनेट का टाइटल दो लोगों को दिया जाता है। पहले तो हैं विंट सर्फ और दूसरे हैं बॉब खान। बॉब खान, KAHN, बॉब खान, इन दोनों को दिया जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी। उसके बाद में हमारे सामने यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन है, जैसे चार्ल्स बेजेस, इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। उसके अलावा डेनिस रिची, इन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट इज़ लिनक्स? लिनक्स क्या है? तो लिनक्स मेलवेयर तो नहीं है, लिनक्स एप्लीकेशन प्रोग्राम भी नहीं है, लिनक्स फर्मवेयर भी नहीं है, लिनक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं, विच डेटा कम्युनिकेशन मेथड इज़ यूज टू ट्रांसमिट द डेटा ओवर अ सीरियल कम्युनिकेशन लिंक? इसका मतलब क्या है कि एक सीरियल कम्युनिकेशन लिंक में यहाँ पे मेरा ट्रांसमीटर है और यहाँ पे मेरा रिसीवर है, ये सीरियली डेटा ट्रांसमिट कर रहा है। सीरियली एक के बाद एक डेटा जा रहा है, दो डेटा एक साथ पैरेलली नहीं जा रहे हैं। 10110 हम सपोज़ कर लेते हैं कि ये मेरा डेटा है जो जा रहा है। अब ये पूछा जा रहा है कि ये इनमें से कौन से मेथड को यूज़ कर सकता है। तो आंसर होगा सीरियल कम्युनिकेशन लिंक के अंदर सिंप्लेक्स मेथड भी यूज़ हो सकता है, फुल डुप्लेक्स भी यूज़ हो सकता है, और हाफ डुप्लेक्स भी यूज़ हो सकता है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि सिंप्लेक्स क्या है, हाफ डुप्लेक्स क्या है एंड फुल डुप्लेक्स क्या है। वन वे कम्युनिकेशन को सिंप्लेक्स कहा जाता है। वन वे कम्युनिकेशन को सिंप्लेक्स कहते हैं। मान लीजिए कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एक लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर में आप केवल एक ही डायरेक्शन में मैसेज को भेज सकते हैं।
डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, डेटा दूसरी तरफ से नहीं आ सकता है। वन वे कम्युनिकेशन इज़ नॉन एज सिंपलेक्स कम्युनिकेशन। फिर आता है हमारे पास हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में हम डेटा को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं, मगर दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वॉकी टॉकी। अगर ट्रांसमीटर अभी डेटा को सेंड कर रहा है तो ये साइमल्टेनियसली रिसीव नहीं कर सकता है, और जब रिसीवर डेटा को ट्रांसमीटर के पास वापस भेजेगा तो वो रिसीव नहीं कर पाएगा। एक बार में केवल एक ही काम होगा, या तो सिर्फ ट्रांसमिशन होगा या फिर सिर्फ रिसेप्शन होगा। उसे कहते हैं हाफ डुप्लेक्स, हाफ ही काम होगा। फिर आता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में तो ट्रांसमिशन और रिसीविंग दोनों एक साथ की जा सकती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, जो हम टेलीफोन पे कॉन्वर्सेशन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द टोपोलॉजी विद द हाईएस्ट रिलायबिलिटी इज। हमारे सामने कुछ टोपोलॉजीज दी हुई हैं, जैसे कि बस टोपोलॉजी है। एक सिंपल सी बस होगी, उसी के साथ कई सारे नोड्स कनेक्टेड होंगे। उसके अलावा स्टार टोपोलॉजी है। स्टार टोपोलॉजी में क्या होगा कि सब एक हब से जुड़े हुए होते हैं, एक सेंट्रल हब से। ये होता है स्टार टोपोलॉजी, सारे नोड एक ही हब से जुड़े हुए हैं। उसके अलावा हमारे पास है रिंग टोपोलॉजी, सारे के सारे आपस में जुड़े हुए होते हैं। और उसके बाद में हमारे पास है मैश टोपोलॉजी। मैश में लेट्स से कि ये हमारे पास 4 नोड्स हैं, ये सब आपस में भी जुड़े होंगे और हर नोड हर दूसरे नोड से जुड़ा हुआ होगा। तो सबसे ज़्यादा रिलायबल कौन सा है, तो इसका आंसर होगा मैश टोपोलॉजी। इसका आंसर होगा मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी इज़ हाईली रिलायबल। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को करते हैं। एक्सटर्नल कमांड इन डॉस आर। डॉस में एक्सटर्नल कमांड्स कौन कौन से हैं, तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडिट, सिस एंड चेक डिस्क। The idea of MCF document architecture was created by। MCF document architecture का आइडिया किसने क्रिएट किया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ज़ीरॉक्स कंपनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। वी कैन नॉट डिलीट द आइकन, वी कैन नॉट डिलीट द ब्लैंक आइकन बट वी कैन मेक इट इनविजिबल। ऐसा कौन सा आइकन होता है कंप्यूटर का जिसे हम डिलीट नहीं कर सकते हैं मगर उसे इनविजिबल ज़रूर कर सकते हैं, तो उसका आंसर है ए, रिसाइकल बिन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS एंड। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मेरे पास कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके अंदर मेरे पास डेटा है, मैं इस डेटा को किस किस प्रोग्राम में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, किस किस प्रोग्राम के बीच में यूज़ कर सकता हूँ। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। स्प्रेडशीट प्रोग्राम। स्प्रेडशीट प्रोग्राम का सबसे बढ़िया एग्जांपल है MS एक्सेल। तो हाँ, हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से MS एक्सेल में डेटा को ला सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास सेकंड ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम। तो हाँ, वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम में भी ला सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम का एग्जांपल क्या होता है, तो इसका होगा MS वर्ड, वही वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है। या फिर इसके अलावा नोटपैड। फिर आते हैं ग्राफिक प्रोग्राम्स। तो हाँ, ग्राफिक प्रोग्राम्स में भी हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से डेटा को ला सकते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द आर्मेचर रिएक्शन इन अ DC मोटर रिजल्ट्स। DC मोटर में आर्मेचर रिएक्शन से क्या होगा, इसका सही राइट आंसर होगा इंक्रीज इन स्पीड। तो 24 का आंसर होगा बी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इन शंट DC मोटर द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मोटर विल बी रिवर्स्ड। एक शंट DC मोटर के अंदर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को चेंज कैसे कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आइदर फील्ड टर्मिनल्स आर रिवर्स्ड। या तो हम फील्ड टर्मिनल्स के डायरेक्शन को रिवर्स कर दें या फिर आर्मेचर टर्मिनल्स को रिवर्स कर दें, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के अकॉर्डिंग
द फोर्सेज दैट मीट एट वन पॉइंट, वो फोर्सेज जो किसी एक पॉइंट पर मीट करती हैं, दैट मीट एट वन पॉइंट बट देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई इन वन प्लेन। सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास एक प्लेन है, एक प्लेन है इस तरीके से, एक दूसरा प्लेन है इस तरीके से। यहाँ इनके जो फोर्सेस हैं वो इस पॉइंट पर आ रहे हैं बट इन दोनों के प्लेन्स सेम नहीं हैं। तो इस तरह के फोर्स को क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस। कंकरेंट फोर्सेस वो होते हैं जो एक पॉइंट पे मिलते हैं, सिंगल पॉइंट पे मिलते हैं। और क्वेश्चन में पहले ही दिया है दे डू नॉट लाई इन वन प्लेन, उनका प्लेन सेम नहीं है, मीन्स नॉन कोप्लेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो फोर्सेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड है P एंड एक्ट एट एन एंगल ऑफ थीटा। मैग्नीट्यूड क्या है फोर्सेस का? P है, उनका एंगल क्या है? थीटा है। तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर एक छोटी सी इक्वेशन को ध्यान रखना होगा। ये इक्वेशन है रिजल्टेंट फोर्स का। इमेजिन कर लेता हूँ कि एक फोर्स इस तरफ लग रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेट्स कॉल इट फोर्स A, जिसका मैग्नीट्यूड है A, और मेरे पास एक फोर्स है जो डिफरेंट डायरेक्शन में लग रही है और उसका मैग्नीट्यूड है B, और इनके बीच में जो एंगल है वो है थीटा। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? तो रिजल्टेंट फोर्स की इक्वेशन होगी Fr इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB कोसाइन ऑफ थीटा। तो चलिए इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर देते हैं। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड था P और उनके बीच में एंगल था थीटा। तो P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर कोसाइन थीटा, सॉरी यहाँ पे 2 भी आएगा, 2P स्क्वायर कोसाइन ऑफ थीटा। इसे फर्दर सॉल्व करने पर क्या होगा? इसे फर्दर सॉल्व करने पर होगा 2P स्क्वायर टाइम्स 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आंसर आ जाएगा हमारा 2P कोसाइन थीटा बाई 2। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा A, 2P कोसाइन थीटा बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम। एक पेंडुलम दिया हुआ है मुझे और मुझे ये बताना है कि उसकी लेंथ कितनी होगी अगर उसका टाइम पीरियड है 1 सेकेंड। तो इसका आंसर है 994 मिलीमीटर्स, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। अ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटिंग इन एयर इज मेड टू ऑसिलेट इन वाटर, द टाइम पीरियड विल। एक बॉब है वो हमारे सिंपल पेंडुलम में ऑसिलेट कर रहा है एयर में। अगर हम उसे ऑयल के अंदर डाल देते हैं तो उसके टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा? तो इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक पेंडुलम है जो यहाँ पर है, मगर धीरे धीरे इसका कोई टाइम पीरियड होगा T। अब इमेजिन कीजिए कि आप इसे एक ऑयल के अंदर डुबा देते हैं। तो ऑयल के अंदर डुबाने से क्या होगा? ऑयल की अपनी एक विस्कोसिटी होगी, गाढ़ापन होगा, विस्कोसिटी होगी, जिसकी वजह से पेंडुलम को यही टाइम ट्रेवल करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब क्या है कि इसका टाइम पीरियड इंक्रीज़ हो जाएगा, इसका टाइम पीरियड इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा इट्स टाइम पीरियड विल इंक्रीज, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। एक बॉल है जिसका वेट दिया हुआ है 250 ग्राम्स, जिसे वर्टिकली ऊपर फेंका गया है, जिसकी स्पीड है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड। टाइम बताना है जब बॉल वापस अर्थ पे लौट आएगी। तो चलिए इस इक्वेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन को।
मेरे पास एक सिंपल सी बॉल है जिसे मैंने यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में भेजा, एक पॉइंट पे जाने के बाद में बॉल वहाँ से वापस नीचे आ जाएगी। अगर मैं ऊपर जाने का टाइम निकाल लूँ, लेट्स से Tx, तो मुझे टोटल टाइम मिल जाएगा, नीचे आने में भी उतना ही वक्त लगेगा। तो टोटल टाइम क्या होगा? ट्वाइस द टाइम इट टुक टू गो अप, मीन्स Tx। तो अब इस Tx को अगर हम निकाल लें और फिर उसे डबल कर दें तो आंसर आ जाएगा। तो इसे करने के लिए बिल्कुल आसान सी इक्वेशन है, वो है टाइम बराबर है ट्वाइस द इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय जी। वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा, आंसर आएगा 2 सेकेंड। ये हमारा आएगा टोटल आंसर। टोटल टाइम लगेगा 2 सेकेंड, 1 सेकेंड ऊपर जाने में, 1 सेकेंड नीचे आने में। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा बी, ऑप्शन बी, 2 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 31 है, फॉर अ सिंपल पेंडुलम द टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन। एक सिंपल पेंडुलम के लिए ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना होगा? तो इसका इक्वेशन होगा 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी। यहाँ पे एल है पेंडुलम की लेंथ, जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी है ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32 पे जाते हैं। अ जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के कॉन्जर्वेशन के प्रिंसिपल पे हमारा जेट इंजन काम करता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, अ स्टोन इज थ्रोन अप फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर 50 मीटर हाई with a velocity of 25 meter per second. At the same time, another stone is dropped from the tower. The two stones will cross each other. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर हम इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसे बन के आ जाएगी, s इज इक्वल टू 25t प्लस हाफ 9.8 इंटू में टी स्क्वायर। ये हमारी आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। और हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी 50 माइनस में s, 50 माइनस में s इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स 9.8 टी स्क्वायर। और हम इस दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें टाइम की वैल्यू मिलेगी 2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ हेमिस्फीयर फ्रॉम इट्स बेस मेजर्ड अलॉन्ग द वर्टिकल रेडियस r इज एट अ डिस्टेंस 3r/8। इसका राइट आंसर होगा 3r/8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ब्रेकिंग स्ट्रेस इज लेस देन द अल्टीमेट स्ट्रेस। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लेस देन द अल्टीमेट स्ट्रेस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, द हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल अप टू। आखिर हुक्स लॉ कब तक एप्लीकेबल होगा? तो हुक्स लॉ में हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पे होगा हमारा स्ट्रेस, यहाँ पे होगा स्ट्रेन, ये दोनों पहले यहाँ तक लीनियर होंगे। इस लीनियर पॉइंट को कहेंगे इलास्टिक लिमिट। यहीं तक हमारा हुक्स लॉ काम करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इलास्टिक लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ मटेरियल विच रिकवर्स फुली आफ्टर अनलोडिंग बट नॉट इंस्टेंटेनियसली is known as an elastic. क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। मटेरियल एग्जिबिटिंग टाइम बाउंड बिहेवियर आर नॉन एज। वो मटेरियल्स जो टाइम बाउंड बिहेवियर्स एग्जिबिट करते हैं, शो करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा विस्को इलास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
द रिलेशन between modulus of elasticity E, modulus of elasticity in shear G, bulk modulus of elasticity K and Poisson ratio M. इसका राइट आंसर होगा E is equal to twice G ब्रैकेट म्यू प्लस 1. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. Question number 41. The entropy of water at 0 degree Celsius is assumed to be. वाटर की एंट्रोपी 0 डिग्री सेल्सियस पे कितनी मानी जाइए? तो इसका आंसर होगा 1. इसका आंसर होगा ए. द एंट्रोपी ऑफ वाटर इज assumed to be 1 at 0 डिग्री सेंटीग्रेड. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज. ऑक्सीजन का मॉलिकुलर मास कितना है? तो इस क्वेश्चन में जो की वर्ड है वो है मॉलिक्यूलर. क्वेश्चन ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नहीं बताना है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास बताना है. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 U और ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में होते हैं 2 ऑक्सीजन के एटम्स. तो इसका टोटल मास हो गया 16 + 16 इक्वल टू 32 U. तो इसका राइट आंसर होगा 32. क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं. फॉर वाटर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट विल कोइंसाइड एट. वो किस टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सेम हो जाता है? तो वाटर के केस में उसे कहा जाता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. अब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम इन लिक्विड, सॉलिड एंड गैस स्टेट. वो टेम्परेचर और प्रेशर जिस पर कोई सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट पर एग्जिस्ट कर सकता है, उसे ही ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है. वाटर का ट्रिपल पॉइंट होता है 273.16 डिग्री केल्विन. इसका आंसर होगा डी, 273.16 डिग्री केल्विन. क्वेश्चन नंबर 44. अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट. एक फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि, तो इसका राइट आंसर होगा अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट कंटिन्यूअली डिफॉर्म्स अंडर एन अप्लाइड shear स्ट्रेस और एक्सटर्नल फोर्स. एक फ्लूइड ऐसा सब्सटेंस होता है जिस पे थोड़ा सा भी एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे वो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होना स्टार्ट कर देता है. तो इसका राइट आंसर होगा डी, डिफॉर्म कंटिन्यूअसली व्हेन सब्जेक्टेड टू shear फोर्सेस. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 45. काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ. काइनेमेटिक विस्कोसिटी को कैसे, किन टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है? तो पहले हम ये जान लेते हैं कि विस्कोसिटी क्या होती है. विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज अ मेजर ऑफ इट्स रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन एट एनी गिवन रेट. किसी गिवन रेट पर किसी फ्लूइड में अपने डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने की मेजर को ही विस्कोसिटी कहते हैं. डिफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज इन शेप. मान लीजिए कि कोई लिक्विड है और उस पर यहाँ से एक प्रेशर अप्लाई किया गया है, तो जो उसे ऑपोजिट में प्रेशर फील, उसे ऑपोजिट में जो फोर्स अप्लाई होगा वही उसकी विस्कोसिटी कहलाएगी. तो उसको एक्सप्रेस करते हैं मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एक ऐसा डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जनरेटर. एक जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें इनपुट होता है मैकेनिकल एनर्जी और आउटपुट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मगर यहाँ पे कुछ और भी डिवाइसेस के नाम दिए हुए हैं, जैसे सोलर सेल. सोलर सेल हमारा लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देता है. केमिकल सेल हमारी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करता है. थर्मोकपल हमारी हीट एनर्जी को चेंज कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में.
और थर्मोकपल का प्रिंसिपल क्या होता है, तो सीबैक इफ़ेक्ट पे काम करता है। थर्मोकपल का इफ़ेक्ट क्या होता है, तो सीबैक इफ़ेक्ट। सीबैक उस साइंटिस्ट का नाम था जिसने इस इफ़ेक्ट की खोज करी थी, सीबैक इफ़ेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ मटेरियल हैज़ द लोएस्ट परमिएबिलिटी। हमारे तीनों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसकी परमिएबिलिटी सबसे कम है। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि परमिएबिलिटी क्या है। सो इट इज़ अ मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल अगेंस्ट द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मान लेता हूँ कि मेरे पास कोई मटेरियल है, मेरे पास एक मटेरियल है और इस पर मैंने यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। ये रहा नॉर्थ और ये रहा साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। ये मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड को जितना ज़्यादा अपोज करेगा वही इसकी परमिएबिलिटी कहलाएगी। इसकी परमिएबिलिटी क्या होगी? इट इज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल अगेंस्ट द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो आगे देखते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है डायामैग्नेटिक मटेरियल। हमारे डायामैग्नेटिक मटेरियल का परमिएबिलिटी होता है लेस देन 1। फिर आता है हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक की परमिएबिलिटी होती है मोर देन 1। और फिर आता है अमैग्नेटिक मटेरियल। मान लेते हैं इसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही कहाँ पे लिखा हुआ है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की होती है मच मोर देन 1। तो हमारा राइट आंसर होगा डायामैग्नेटिक मटेरियल। डायामैग्नेटिक मटेरियल, एक डायामैग्नेटिक मटेरियल का परमिएबिलिटी लोएस्ट होता है, लेस देन 1 होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल इम्पिडेंस ऑफ पैरेलल आरएलसी सर्किट। एक पैरेलल आरएलसी सर्किट का टोटल इम्पिडेंस क्या होगा? तो एक पैरेलल आरएलसी सर्किट में टोटल इम्पिडेंस रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे हाईएस्ट होता है। इसे कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि ये एक ग्राफ है। यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस बढ़ेगा और एक पॉइंट पे जाके रेजिस्टेंस फिर घट जाएगा। मैक्सिमम जिस पॉइंट पे होगा वही होगा मेरा रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। तो इसका राइट आंसर होगा इज़ मैक्सिमम एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। इज़ मैक्सिमम एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइज टाइम ऑफ अ पल्स वेव फॉर्म इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ वोल्टेज टू राइज। एक पल्स वेव फॉर्म के लिए राइज टाइम कहाँ से कहाँ तक मेजर होता है। तो इसे समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि राइज टाइम कैसे मेजर करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पल्स दी हुई है, एक पल्स दी हुई है। ये तो हमारी एक आइडियल पल्स होती है। आइडियल पल्स में हमारे पास एक यहाँ पे सडन जंप आता है, 0 से सीधा एक सर्टेन वैल्यू पे हम जंप कर जाते हैं। ये हमारी हो गई आइडियल पल्स। बट हमारी पल्सेस आमतौर पे प्रैक्टिकल केसेस में कभी भी आइडियल नहीं होती हैं। उनका शेप कुछ इस तरीके से होता है। उनके पास एक राइज टाइम होगा, उसके बाद वो ऐसे कांस्टेंट वैल्यू पे रीच करेंगे और फिर नीचे आएंगे। सो राइज टाइम होता है किसी भी पल्स का 10% से 90% पे जाने में, 10% ऑफ इट्स पीक वैल्यू से 90% ऑफ इट्स पीक वैल्यू पे जाने के टाइम को राइज टाइम कहते हैं। मगर पल्स वेवफॉर्म के केस में 10% से लेकर उसके पीक वैल्यू तक पहुंचने को उसका राइज टाइम माना जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इस वाले क्वेश्चन में आप ये 4 ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। द करंट फ्लोज इन अ कैपेसिटर सर्किट ओनली while the charge on the plate is large enough to force the dielectric to conduct electrons. What is the total resistance of a series circuit that contains 4 resistors having values 220 ohms, 1 watt, 470 ohm, 1 watt, 1 ohm, 1 watt and 1.2 ohm and 1 watt.
ये एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। हमारे सामने 4 रजिस्टर दिए हुए हैं, 220 ओम, 470 ओम, 1 ओम एंड 1.2 ओम, और ये चारों के चारों रजिस्टर्स हमारे पास सीरीज़ में हैं और हमें बताना है कि इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो सीरीज़ में टोटल रेजिस्टेंस को हम सिंपली ऐड कर देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो इन चारों को रेजिस्टेंसेस को ऐड करने पे आएगा 692.2 ओम्स। अब हमारे पास इसके दो ऑप्शंस हैं, या तो हमारे पास ऑप्शन ए होगा या फिर सी होगा। ये हमें पता चलेगा पावर से। सीरीज़ में पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 वाट प्लस 1 वाट 2 वाट, 3 वाट 4 वाट। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52, होल्स एक्ट लाइक। किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर हमारे पास या तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर हमारे पास होल्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। जब इलेक्ट्रॉन अपने कोवेलेंट बॉन्ड को छोड़ के चले जाते हैं तो वहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है और हम उस वैकेंसी पे पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, अ पॉजिटिव चार्ज। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन डज द सिलिकॉन एटम हैव। सिलिकॉन एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसे समझने के लिए पहले तो हमें ये जानना होगा कि सिलिकॉन एटम के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सिलिकॉन एटम के अंदर टोटल होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। पहले ऑर्बिटल में चले गए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में चले गए 8 इलेक्ट्रॉन और फाइनल ऑर्बिट में आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैलेंसी होगी 4, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ करंट थ्रू एन इंडक्टर। किसी इंडक्टर में करंट को हाफ करने पर क्या होगा। तो इसका आंसर आएगा मल्टीप्लाइज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस बाय 2। इसका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर आरएल सर्किट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, voltage have always the voltage has always has the same amplitude and phase for every part of the circuit, option B. Next question है, the feed selected depends upon। during welding the amount of feed only depends on the depth of cut। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा A, depth of cut। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, द कटिंग स्पीड फॉर ड्रिलिंग विद HSS ड्रिल इन कास्ट आयरन इज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 45 to 60 मिलीमीटर पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन गैस वेल्डिंग ऑक्सीजन सिलेंडर इज ऑफ कलर। गैस वेल्डिंग करते समय ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर क्या होता है। पहले इसका कलर ब्लैक था, अब इसका कलर कर दिया गया है वाइट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। एयर ब्रेक्स आर मोस्टली यूज्ड इन कार्स, जीप्स, ट्रक्स एंड थ्री व्हीलर व्हीकल्स। तो इसका आंसर होगा डी, 3 व्हीलर व्हीकल्स। ऑलमोस्ट सभी 3 व्हीलर व्हीकल्स में एयर ब्रेक्स का यूज़ होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द स्कूटर इंजन्स आर। ज़्यादातर स्कूटर इंजन्स क्या कौन सा टाइप है। पहले के स्कूटर इंजन्स 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन हुआ करते थे, मगर अब मॉडर्न स्कूटर इंजन्स हमारे 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट्स ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। तो हमारे पास जो पहले तो ये समझ लेते हैं कि डायनामिक विस्कोसिटी होती क्या है। द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज़ अ मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू द फ्लो एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। आंसर आएगा ए। अब जो हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन आर।
सरफेस टेंशन की क्या यूनिट है? तो सरफेस टेंशन की इक्वेशन होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब हम इसमें से कुछ ऑप्शंस को यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन ए चला गया, सेम एज यूनिट ऑफ द फोर्स नहीं हो सकता, डायमेंशनलेस भी नहीं हो सकता है, और हमने अभी बात करी फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स पर यूनिट एरिया भी नहीं हो सकता है। तो जो आंसर बचा वही होगा, ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। द रेनल्ड्स नंबर में बी डिफाइंड एज द रेशो ऑफ। रेनल्ड नंबर को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? तो ये बेसिकली एक रेशो होता है विस्कस फोर्स टू इनिशियल फोर्स का। तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 64। द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीजेज द विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड, डिक्रीजेज द विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड, डिक्रीजेज द विस्कोसिटी ऑफ अ गैस, और इंक्रीजेज द विस्कोसिटी ऑफ अ गैस। तो इस क्वेश्चन का एक आंसर नहीं है, इस क्वेश्चन के दो आंसर हैं। वो कुछ इस तरीके से हैं। जब जब टेम्परेचर राइज करता है, जब जब टेम्परेचर बढ़ता है, तब तब विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड डिक्रीज हो जाती है, और साथ ही साथ विस्कोसिटी ऑफ अ गैस इंक्रीज हो जाती है। तो इसमें ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, बी एंड डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर इज इक्वलेंट टू। पर न्यूटन मीटर स्क्वायर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके इक्वलेंट है? तो इसका आंसर होगा ए, पास्कल। 1 पास्कल के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू। अब ओम्स लॉ किस पे एप्लीकेबल होता है? लीनियर बाइलेटरल एलिमेंट, नॉन लीनियर बाइलेटरल एलिमेंट, नॉन लीनियर यूनिलेटरल एलिमेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ओम्स लॉ की डेफिनेशन ये थी कि भाई किसी कंडक्टर के अंदर वोल्टेज प्रोपोर्शनल होगी करंट के। जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू आई आर, और ये तभी होता है जब बाकी सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट हो। तो इसका आंसर होगा ए, लीनियर एंड बाइलेटरल एलिमेंट। ओम्स लॉ केवल इन्हीं पे काम करता है। लीनियर और बाइलेटरल एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए? तो रजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, एंड कैपेसिटर हो गया। क्वेश्चन नंबर 67। एट द लीडिंग पावर फैक्टर द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर इज। इसका आंसर होगा जब पावर फैक्टर लीडिंग है, तो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन कैसा होगा? तो इसका आंसर होगा ए, नेगेटिव। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। तो क्वेश्चन नंबर 68 है द फॉर्म फैक्टर ऑफ डीसी सप्लाई वोल्टेज इज ऑलवेज। डीसी सप्लाई का फॉर्म फैक्टर हमेशा कितना होता है? तो फॉर्म फैक्टर का इक्वेशन क्या होता है? फॉर्म फैक्टर होता है आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू। डीसी के लिए आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू दोनों सेम होती हैं, तो इसीलिए इसका आंसर होगा 1। इसका आंसर है बी, यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 69। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू अ प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड। मान लेते हैं कि मेरे पास एक प्योर सेमीकंडक्टर का यहाँ पे स्पेसिमेन है, सैंपल है, और उसके अंदर मैं कोई इम्प्योरिटी ऐड कर देता हूँ। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को कहेंगे डोपिंग। क्या कहेंगे? डोपिंग। इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ अ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इज। एक CRO का, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा? एक CRO का इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मेगा ओम। इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा ओम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद द फ्रंट व्यू ऑफ एलिप्टिकल प्लेन। एक मेरे पास एक एलिप्टिकल प्लेन है, इसका फ्रंट व्यू क्या होगा? अगर मैं इसे एक स्पेशल एंगल से देखूंगा तो मुझे ये सर्कल की तरह दिखेगा। अगर मैं इसे किसी और फेस साइड से देखूंगा तो मुझे स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा। अगर मैं टॉप से देखूंगा तो मुझे ये एलिप्स की तरह दिखेगा। यानी ये डिपेंड करता है मेरे
प्रेफरेंस पर, मेरे परसेप्शन पे कि ये कैसा दिखेगा, तो इसका आंसर होगा डी, एनी ऑफ द अबव, ये कैसा भी दिख सकता है। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72, ए 8 साइडेड पॉलीगॉन इज कॉल्ड ऑक्टागॉन कहते हैं। जिसमें 6 साइड्स होगी उसे हेक्सागॉन कहेंगे, जिसमें 10 साइड्स होंगी उसे डेकागॉन कहेंगे, जिसमें 7 साइड्स होंगी उसे हेप्टागॉन कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑक्टागॉन। ओके, फिर आता है हमारे पास द यूनिट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, फ्रैक्शन क्या होगा। तो इसका इस्तेमाल, इस रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का यूज़ यूजुअली हम करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, और ये एक यूनिटलेस मेजर होता है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा डी। फ्यूजन प्रोसेस इज़ वेरी मच, द फ्यूजन प्रोसेस इज़ वेरी मच सिमिलर टू, फ्यूजन प्रोसेस किसकी तरह होता है, तो इसका आंसर होगा सी, कास्टिंग की तरह। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग मेथड इज़ नॉट अ फ्यूजन प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग मेथड इज़ नॉट अ फ्यूजन प्रोसेस, इनमें से कौन सा वेल्डिंग मेथड है जो कि फ्यूजन प्रोसेस नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, रेजिस्टेंस वेल्डिंग।